In this module, we are going to see about fiber optics. Geometrical optics contain fiber optics. Here, light can be considered as a ray or a beam. This phenomena of fiber optics can be explained by using light ray diagrams. Then, introduction of fiber optics. Fiber optics is a technology in which optical waves are transmitted through a thin glass fiber. फाइबर ऑप्टिक्स ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ऑप्टिकल वेव्स ट्रांसमिट होंगे थ्रू अ थिन ग्लास फाइबर. Then, an optical fiber is a flexible, transparent fiber made up of glass, silica और plastic. ऑप्टिकल फाइबर ये ग्लास, सिलिका या प्लास्टिक के मटेरियल से बनी रहती है और ये ट्रांसपेरेंट रहेगी, ओपेक नहीं रहेगी. Then, optical fiber transmit light in the similar way that the copper wire transmit electricity. जिस तरह कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है उसी तरह ऑप्टिकल फाइबर लाइट को ट्रांसमिट करेगा. The basic principle responsible for propagation of light through fiber is total internal reflection. यहाँ पे लाइट का propagation होगा through total internal reflection. Reflection, अगर ray of light इंसिडेंट करेंगे हम सरफेस पे तो वो उसी मीडियम में वापस आएगी तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन. देन रिफ्रैक्शन, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन. Then total internal reflection. Light ray is incident such that if the angle of incidence is greater than the critical angle, then the light ray turns in the same medium, obeying the laws of reflection known as total internal reflection. This diagram is for refraction. अगर हम इंसिडेंट रे को नॉर्मल पर इंसिडेंट करते हैं वो एंगल बनाएगी नॉर्मल से, सपोज आई, तो वो एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वो कुछ बेंड होगी, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे लाइट को हम इंसिडेंट कराएंगे फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो वो नॉर्मल से सपोज एंगल बनाती है θ1 एक रे, फिर वो दूसरे मीडियम में जाके ट्रांसमिट होगी तो वो डेविएट्स होगी उसके नॉर्मल पाथ से, सपोज वो एंगल बना रही है r1. देन अगेन अगर हम θ2 लेते हैं विच इज़ ग्रेटर देन θ1, तो अगेन वो एंगल बनाएगा नॉर्मल से r2, तो वो जो रे है वो नॉर्मल की तरह बेंड होती जाएगी. फिर और हम θ3 एंगल लेंगे जो θ2 से ग्रेटर रहेगा, तो वहाँ फिर से r3 एंगल बनेगा जो कि पूरा नॉर्मल पे टच होगा, तो वो एंगल r3 जो बनेगा दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री. देन हम फोर्थ एंगल लेते हैं विच इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड एंगल, उस थर्ड एंगल से जिसके लिए हमारा वो नॉर्मल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है रिफ्रैक्टेड रे, उससे भी ज़्यादा एंगल हम लेंगे θ4, तो वो जो हमारी लाइट रे है वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. दिस इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एंड दिस r3 एंगल जो 90 डिग्री एंगल हमको मिल रहा है उसके लिए जो हमने इंसिडेंट एंगल लिया था दैट इज़ θ3 इज़ नोन एज द क्रिटिकल एंगल. सी, लाइट रे इंसिडेंट किया हमने सरफेस पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, तो वो लाइट रे सेम मीडियम में वापस आएगी और वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगी, तो उस फिनोमेना को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Now refractive index, it is denoted by n or mu, then it is equal to speed of light in vacuum to the speed of light in the medium. It is the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in the medium. Then Snell's law. Snell's law is the ratio of angle of incidence, sine of angle of incidence I to the sine of angle of refraction R is equal to mu2 upon mu1. मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 रहा, तो वो होगा स्नेल्स लॉ. यहाँ पे जो μ2 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयरर मीडियम का, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का, आई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में, और आर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर. सी हियर हमने एक डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे को इंसिडेंट किया जो नॉर्मल से आई एंगल बना रही है, वो रिफ्रैक्शन के लॉस फॉलो करके रिफ्रैक्ट होगी इन द रेयरर मीडियम, तो वो नॉर्मल से आर एंगल बनाएगी.
तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे स्नेल्स लॉ फॉलो होगा, sin A अपॉन sin R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1. Then critical angle. The angle of incidence for which the corresponding angle of refraction is equal to 90 degree is called critical angle theta c for the two media. देखो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल. तो थीटा सी की अगर हम वैल्यू डिराइव करें तो इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/n. यहाँ पे n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डेंसर मीडियम में. So this is the critical angle. Now let us see the structure of optical fiber. Optical fiber contain three parts: core, cladding and protective buffer, which is also known as sheet or buffer jacket. See, core is the innermost part and the axis passing through it is known as core axis. Cladding is the covering for core and protective buffer is the covering or protection for core as well as cladding. Then the one important thing to remember is mu of core is greater than mu of cladding. That means refractive index of core is greater than refractive index of cladding. और जो कोर रहेगा वो डेंसर मीडियम में रहेगा और क्लैडिंग रेयरर मीडियम में रहेगा. इसलिए जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रहेगा. दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर. इनरमोस्ट पार्ट इज कोर, आउटर दैट इज क्लैडिंग एंड लास्ट लेयर इज प्रोटेक्टिव बफर. द डायमीटर ऑफ कोर इज 2 micrometer to 70 micrometer. Diameter of cladding is 130 micrometer and for protective buffer diameter is 250 micrometer to 800 micrometer. This is the cross sectional view of an optical fiber. Then classification of optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाइड हुआ है, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रिन. देन स्टेप इंडेक्स फाइबर दो टाइप्स में अगेन डिवाइड हुआ है, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर. और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एक टाइप का है, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. हियर मोड रिफर्स टू द पाथ ऑफ लाइट ट्रेवल टू द फाइबर. मोड यहाँ पे इसका मीनिंग है कि कौन सा पाथ लाइट ट्रेवल करेगी फाइबर से. देखो सिंगल स्टेप इंडेक्स फाइबर देखते हैं सबसे पहले. सी ये सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है. इसके लिए कोर की जो डायमीटर रहेगी वो बहुत स्मॉल रहेगी. तो यहाँ से जो ऑप्टिक एक्सिस पास होती है, यहाँ से जो लाइट पास होगी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी विदाउट एनी डेविएशन. वो कोई रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पाथ फॉलो नहीं करेगी यहाँ. तो यहाँ से लाइट एक ही डायरेक्शन में पास होगी. तो यहाँ पे देखो दिस इज़ द इंडेक्स. यहाँ पे हमने बोला कि ये सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स है. सिंगल मोड है इसलिए यहाँ पे ये स्टेप्स दिखाई गई है. हियर डायमीटर ऑफ कोर इज़ लेस, इसलिए ये जो यहाँ पे N1 है ये लेस दिखाया गया है. N1 यानी छोटा दिखाया गया है एज़ कम्पेयर टू मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर. मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर में डायमीटर ज़्यादा रहती है कोर की, इसलिए यहाँ पे N1 ज़्यादा है फॉर मल्टी मोड एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड. लेकिन जो सिंगल स्टेप मोड इंडेक्स फाइबर रहेगा या मल्टी स्टेप इंडेक्स फाइबर रहेगा उसके लिए कोर का जो मीडियम रहेगा वो डेंसर रहेगा और क्लैडिंग का जो मीडियम रहेगा वो रेयर मीडियम रहेगा. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का हमेशा ज़्यादा रहेगा देन दैट ऑफ द क्लैडिंग. देन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में यहाँ कोर की जो डायमीटर रहती है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड स्टेप फाइबर. तो अगर हम यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करें तो वो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो करके बाहर निकलेगी. तो इसलिए मल्टी मोड इटसेल्फ टेल्स इट हैज़ मल्टीपल पाथ्स एंड सिंगल मोड में सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल रहेगा. नाउ मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, यहाँ पे कोर जो है वो बहुत सारी लेयर्स कंटेन करेगा और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रेयरर मीडियम हो जाएगा. मतलब कोर का जो
एक्सिस के यहाँ का पार्ट है, मतलब कोर का जो सेंटर एक पार्ट है वो डेंसर मीडियम में रहेगा और इसका आउटर जो रहेगा वो रेयर मीडियम में कन्वर्ट होता जाएगा स्लोली स्लोली। तो वहाँ पे देखो, सपोज अगर हम इनर मोस्ट पार्ट लें कोर का एज अ फर्स्ट लाइन, एंड सेकेंड लाइन ले सेकेंड पार्ट ऑफ अ कोर, एंड थर्ड इज द थर्ड पार्ट ऑफ कोर, एंड फोर्थ लाइन इज द फोर्थ पार्ट ऑफ कोर। सो अगर हमने फर्स्ट इस पे इंसिडेंट की लाइट और वो थोड़ी सी बेंट होगी मीडियम, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पाथ फॉलो करेगी। देन ये टोटल इंटरनल का पाथ ऐसे फॉलो होगा। सी, इसलिए मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की ये डायग्राम है। यहाँ पे ग्रेडेड इंडेक्स है, मतलब देखो यहाँ पे ये हेलिकल शेप बनाएगा और जो कोर की डेंसिटी रहेगी वो हायर डेंसिटी रहेगी, क्लैडिंग की डेंसिटी लोअर डेंसिटी रहेगी। और हमने स्टेप इंडेक्स में यहाँ पे ऐसे स्टेप दिखाया था, लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स में यहाँ पे हम सर्कल दिखाएंगे क्योंकि ये हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा है। देन यहाँ पे हमने जैसे देखा कि कोर है, ये नंबर ऑफ लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और सेंटर ऑफ कोर पे जो डेंसिटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रेयर मीडियम होता जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। देन हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा। अभी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या कंडीशंस लगती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करने के लिए? तो द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर शुड हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू देन दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग मटेरियल। मतलब हम जो कोर लेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहना चाहिए देन दैट ऑफ द क्लैडिंग। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके बिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा ऑप्टिकल फाइबर में। सो दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट कंडीशंस। The angle of incidence between the path of ray and normal to fiber wall must be greater than the critical angle theta. C और अल्फा C से भी डिनोट कर सकते हैं। जो हम एंगल लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के बीच में और हमारी जो रे इंसिडेंट होगी उसके बीच में, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर रहना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर्स में पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट। देन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव इन एन ऑप्टिकल फाइबर। अब लाइट वेव प्रोपोगेट कैसे करेगी ऑप्टिकल फाइबर से? थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से प्रोपोगेशन होगा। और ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो 82 डिग्री है, तो जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे वो 82 डिग्री से ग्रेटर लेंगे, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ हो पाएगा, मतलब तभी प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। Light wave is propagated along the fiber core by a series of total internal reflection from the core cladding interference. Core cladding interference पे बहुत सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगे जिससे लाइट वेव प्रोपोगेट होगी फाइबर में। See, this is the diagram for propagation of light waves in an optical fiber. बीच का पार्ट कोर है, उसके दोनों साइड से क्लैडिंग है। देन अगर हम इंसिडेंस रे यहाँ पे इंसिडेंट करें तो नॉर्मल के साथ कोर एक्सिस के साथ उसका जो एंगल होगा वो अल्फ़ा 1 होगा। वो अल्फ़ा 1 एंगल ग्रेटर रहना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो होगा फाइबर ऑप्टिक्स में, वरना नहीं होगा। तो ये अल्फ़ा 1 एंगल ग्रेटर रहना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। देन यहाँ से ये रिफ्रैक्शन होगा, ए और बी ये रिफ्रैक्टेड रे है। देन अगेन यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ फिर से कोर क्लेडिंग बाउंड्री पे टच होके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म होगा यहाँ पर। देन अगेन दूसरे साइड पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म होगा। ऐसे ही नंबर ऑफ टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगी और फाइबर ऑप्टिक्स से बाहर आएगी। In this way, propagation of light takes place in fiber optics. Then acceptance angle alpha. Alpha is the maximum angle to the axis at which light may enter the fiber in order to be transmitted. It is called as half acceptance angle. Half acceptance angle is generally referred as acceptance angle. Alpha max equal to sine inverse of under root of n1 square minus n2 square.
Here N1 is the refractive index of cone, N2 is the refractive index of cladding. The value alpha max is known as acceptance angle. ये डायग्राम है, इसमें अल्फ़ा जो एंगल रहेगा जिसके लिए यहाँ से लाइट वेव ट्रैवल करेगी, प्रोपगेशन ऑफ लाइट परफॉर्म करेगी, वो एंगल होगा एक्सेप्टेंस एंगल. हियर अल्फ़ा इज द एक्सेप्टेंस एंगल. नाउ एक्सेप्टेंस कोन. In 3 dimensions, the light rays contained in a core having a full angle 2 alpha are accepted and propagated through fibers. So the cone is known as acceptance cone, and angle of acceptance cone is 2 of alpha max. See here, this is the acceptance cone. इसका जो acceptance cone का एंगल रहेगा वो रहेगा 2 अल्फ़ा. मतलब ये पूरा एंगल ये 2 अल्फ़ा रहेगा. और इस कोन के अंदर से लाइट वेव्स प्रोपोगेट होगी, यानी ये कोन के अंदर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे उन सब एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट रे यहाँ पे ट्रांसमिट होके प्रोपोगेशन दिखाएगी ऑप्टिक फाइबर्स में. दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस कोन. नाउ लेट अस सी अबाउट द न्यूमेरिकल अपर्चर which is denoted by NA. The numerical aperture of the fiber is defined as the sine of acceptance angle. अगर हम साइन लेते हैं एक्सेप्टेंस एंगल का तो उसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर. सो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा मैक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. अगर हम यहाँ पे डेल्टा ले एज n1 माइनस n2 अपॉन n1 विच इज़ द फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, तो न्यूमेरिकल अपर्चर हमारा हो जाएगा NA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा इंटू n1, मतलब n1 इंटू 2 डेल्टा. सो NA इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल टू n1 इंटू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ डेल्टा, मीन्स अंडर रूट ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज. द वैल्यू ऑफ NA कैन नॉट एक्सीड्स 1. ये जो NA न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू रहेगी वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती. और जो लार्जर वैल्यूज़ रहेगी NA की वो हमको ये बताती है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा सोर्स से. दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल अपर्चर. देन डिस्पर्शन. ब्रॉडनिंग ऑफ पल्स एट आउटपुट व्हेन इट इमर्जेस आउट थ्रू ऑप्टिक फाइबर इज नोन एज डिस्पर्शन. देखो हम इनपुट पल्स जो है वो W1 विड्थ की लें तो हम अगर उसको ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट कराएं तो वो आउटपुट पल्स देगी हमको जिसकी विड्थ होगी W2 विच इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द W1. मतलब यहाँ पे पल्स पहले कम थी, अब वो ब्रॉडन हो गई है. तो ब्रॉडनिंग ऑफ पल्स एट आउटपुट इट इज़ नोन एज द डिस्पर्शन. पल्स का ब्रॉडन होना उसको ही हम बोलते हैं डिस्पर्शन. Then consider a practical case of an input pulse of width W1 and an output pulse of width W2. Then the dispersion delta T is defined as delta T is equal to W2 square minus W1 square in under root. This is dispersion, and dispersion is measured in unit of time, nanoseconds और picoseconds. नैनोसेकेंड्स या पिकोसेकेंड्स में हम डिस्पर्शन को मेज़र करते हैं. देन डिस्पर्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, इंटरमोडल डिस्पर्शन एंड मटेरियल डिस्पर्शन. मटेरियल डिस्पर्शन इज ऑल्सो नोन एज इंट्रामोडल और क्रोमेटिक डिस्पर्शन. देन अटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर. व्हेन लाइट travels along the fiber there is a loss of optical power in a fiber which is known as attenuation. attenuation मतलब कि अगर हम ऑप्टिकल फाइबर से लाइट वेव को ट्रैवल कराए तो वहाँ पे ऑप्टिकल पावर का कुछ तो लॉस होगा कोर क्लैडिंग बाउंड्री से. कुछ ऐसी रेज रहेगी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म किए बिना ही कोर क्लैडिंग बाउंड्री से बाहर चले जाएगी, तो वो एटेन्यूएशन होगा वहाँ पे. मतलब लॉस होगा कुछ एम्पलीट्यूड का या तो कुछ पावर का, दैट इज़ द एटेन्यूएशन. सिग्नल एटेन्यूएशन और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ फाइबर is defined as the ratio of optical input power Pi to the optical output power P0 and is given by signal attenuation. ये फॉर्मूला है अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 अपॉन L इंटू log to the base 10 of Pi upon P in decibel per kilometer, where P0 is the power received at the fiber end and Pi is the
Initial power coupled into the fiber. L is the length of fiber expressed in kilometer. The unit of attenuation is decibel per kilometer, that is dB per kilometer. Then fiber losses. Fiber losses are of three types: material loss, which is known as absorption loss, and light scattering loss, and third one is the waveguide and bend loss. Waveguide and bend loss are again of two types: macro bend loss and micro bend loss. Then let us see here the light scattering loss. हमको पता है कि अगर हम रफ सरफेस अगर हम लेंगे तो वहाँ पे लाइट अगर इंसिडेंट की तो वो हमको रिफ्लेक्शंस अलग अलग डायरेक्शंस में दिखाएगी. सो दिस इज़ नथिंग बट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. अगर हम प्लेन सरफेस लें उस पर अगर हम लाइट इंसिडेंट करें तो वहाँ से हमको रिफ्लेक्शन पैरेलल लाइंस मिलने वाली है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा. दिस इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो अगर इसी तरह लाइट स्कैटरिंग लॉस भी रहता है. अगर हमारा सरफेस ऑप्टिकल फाइबर का कोर क्लेडिंग जो है वो एक प्लेन सरफेस से बना है तो वो वहाँ पे लॉस नहीं होगा. लेकिन अगर कुछ डिफ्यूज वहाँ पे सरफेस आ जाता है कभी कभी ड्यू टू कैचिंग एंड ट्रांसमिशन एंड कैरिंग ऑफ फाइबर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहाँ पे कुछ ऐसा डिफ्यूज स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके कारण फाइबर लॉसेस पॉसिबल है. इसलिए प्रॉपर हैंडलिंग इज़ मस्ट टू अवॉइड प्रॉपर लॉसेस. देन यहाँ पे लाइट स्कैटरिंग लॉस हम पता कर सकते हैं यूजिंग रेलिन स्कैटरिंग लॉ, वेयर आई दैट इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू 1 लैम्डा टू पावर 4. मतलब आई इज़ इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू लैम्डा टू पावर 4. मतलब इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रपोर्शनल है 4th पावर ऑफ वेवलेंथ से. दिस इज़ द रेलिन स्कैटरिंग लॉ जो लाइट स्कैटरिंग लॉस बताता है हमको कितना हुआ. देन let us see about the fiber optic communication. There are three major parts for this optic communication: transmitter, optical fiber and receiver. Transmitter converts electrical signal into light signal. Transmitter जो रहेगा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का पार्ट वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में. देन ऑप्टिकल फाइबर ये सेकेंड पार्ट रहेगा जो ट्रांसमिशन लाइन की तरह एक्ट करेगा, जो लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करेगा. देन रिसीवर कैप्चर्स द ऑप्टिकल सिग्नल एट द अदर एंड ऑफ द फाइबर केबल एंड कन्वर्ट्स बैक टू द ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल. रिसीवर ये है पार्ट जो कैप्चर करेगा सारे ऑप्टिकल सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर और उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सी दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम फॉर फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. दिस इज़ द इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस. यहाँ पे 3 पार्ट्स रहते हैं: ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल फाइबर और रिसीवर. ट्रांसमीटर कंटेन करता है मॉड्यूलेटर और लाइट सोर्स. मतलब लाइट सोर्स मॉड्यूलेटर को लाइट देगा, वो ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट होगा और रिसीवर उसको रिसीव करेगा. उसके 3 पार्ट्स रहते हैं: ऑप्टिकल डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड डीमॉड्यूलेशन. मतलब वो लाइट एनर्जी, पहले हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली थी, उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया ट्रांसमीटर में. देन रिसीवर उसको यानी लाइट एनर्जी को रिसीव करेगा और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. देन वी विल गेट द आउटपुट सिग्नल. दिस इज़ द वे हाउ ऑप्टिक कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. सी दिस इज़ द सिंपल डायग्राम फॉर फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम. फर्स्ट पार्ट इज़ ट्रांसमीटर, सेकेंड इज़ ऑप्टिक फाइबर एंड थर्ड इज़ द रिसीवर. ये ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स, और फाइबर ऑप्टिक्स से रिसीवर रिसीव करेगा इलेक्ट्रिकल लाइट सिग्नल्स और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा. देन इट विल गिव यू द आउटपुट. देन एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर आर चीपर, स्मॉलर इन साइज, लाइट इन वेट, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग, लो लॉस पर यूनिट लेंथ, नो क्रॉस टॉक मतलब यहाँ पे कोई लीकेज नहीं होता, वाइडर बैंडविड्थ मतलब ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है, दैट मीन्स इट कैरीज ह्यूज इंफॉर्मेशन.
नो रेडिएशन लॉस, यहाँ पे कोई रेडिएशन का लॉस नहीं होता. ऑप्टिकल फाइबर्स आर नॉन हजार्डस, दैट इज एलिमेंट्स द हजार्ड ऑफ शॉर्ट सर्किट. यानी वो जो शॉर्ट सर्किट का डर वगैरह रहता है वो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स में नहीं रहता है. मतलब ये ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ गुड टू यूज़. करोजन ड्यू टू वाटर एंड केमिकल्स इज़ मिनिमम. यहाँ पे करोजन भी नहीं होगा. जैसे अगर हम कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए, तो उस पर अगर पानी वगैरह कुछ गिरता है तो वो करोजिव हो जाता है, मतलब उस पर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है. लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स में कभी करोजन नहीं होगा, रस्ट नहीं लगेगी. दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज. इट कैन ऑल्सो टॉलरेट हाई टेम्परेचर वेरिएशन. ये अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसको भी ये रेजिस्ट कर सकता है. देन वी नो दैट एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स. अगर इसको एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी हो गई. सो डिसएडवांटेजेस आर, इट रिक्वायर न्यू सेट ऑफ स्किल्स फॉर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस. टेक्नीशियन रिक्वायर कॉस्टली इक्विपमेंट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द सिस्टम. ये ऑप्टिकल फाइबर का अगर हम सिस्टम इंस्टॉल भी करना चाहें तो ये बहुत ही कॉस्टली रहता है. इसको इंस्टॉल करना बहुत कॉस्टली होता है और इसको मेंटेन करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि हमने बोला कि अगर थोड़ा सा भी वो बेंट वगैरह कुछ हो जाता है तो वहाँ पे मैक्रो बेंड करके लॉसेस हो जाते हैं, वेव गाइड और बेंट लॉसेस हो जाते हैं. इसलिए ऑप्टिकल फाइबर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. These are the disadvantages and advantages for optical fiber. Now let us see the applications of optical fiber. It includes medical application, military application, entertainment, fiber optic sensors. Medical application includes endoscope to see the internal organs of human body. Human body के internal organs नॉर्मल लाइट से नहीं दिखते हैं, तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ होता है. देन मिलिट्री applications, command and control links on ships and aircraft. मिलिट्री में भी ऑप्टिकल फाइबर्स का अपमोस्ट यूज़ है. देन एंटरटेनमेंट, केबल टीवी, स्पेस व्हीकल, सबमराइन केबल्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स. अब जो बड़ी बड़ी केबल्स लगाई जाती है तो वो उनमें भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है. देन फाइबर ऑप्टिक सेंसर, यहाँ पे मेज़र करने के लिए प्रेशर, टेम्परेचर, स्ट्रेन, इन सबको मेज़र करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है. दिस वॉज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. द PDF of this summary notes is given in the description box. Please share, subscribe and like for more videos.